वेलकम बैक। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वंस मोर नमस्ते। आज हम आपको नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वनाम प्रोनाउन के पर्सन में चेंजिंग अर्थात परिवर्तन के नियमों की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। टुडे आई विल टीच यू एंड टेल यू हाउ you can change pronouns while you are making any sentence from direct narration to indirect narration। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरीके से स्मरण कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि there are three persons ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम के 3 पर्सन होते हैं जिन्हें हम क्रमशः फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। संस्कृत भाषा में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये 3 पुरुष होते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी कमोबेश संस्कृत की ही तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। अब यह जो तीनों पर्सन हैं, ये तीनों पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, ये किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में 3 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन 3 फॉर्म्स इन एनी सब्जेक्ट, एनी सेंटेंस। जितने भी प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, वे किसी भी वाक्य में केवल 3 रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 एज सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में, जिसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। एज ऑब्जेक्ट, कर्म के रूप में, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। एज पजेसिव, जिसे पजेशन, अधिकार के रूप में प्रकट करने के लिए व्यक्त किया जाता है। यानी ऑल प्रोनाउंस आर यूज्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट और टू डिनोट दियर पजेशन, अधिकार व्यक्त करने। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग हम केवल 3 रूपों में ही करते हैं। एज ए सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और इन पजेशन, अधिकार को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 3 रूप हो गए। अब जैसे हम जानते हैं, संस्कृत में प्रथम पुरुष जो होता है, जिसे हम शह तौते साते ता इस रूप में जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमारा प्रथम पुरुष जो होता है वह संस्कृत का उत्तम पुरुष कहलाता है। द उत्तम पुरुष ऑफ द संस्कृत इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। संस्कृत का जो उत्तम पुरुष होता है, अहम आवाम वयम, वह हमारे अंग्रेजी भाषा का फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास एज ए सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में 2 प्रोनाउन होते हैं, आई, वी। फर्स्ट पर्सन
में नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट केवल हमारे पास दो प्रोनाउन होते हैं, आई वी। जब इनका ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस में जब जाते हैं यही, तो आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। लेकिन जब पजेशन माने अधिकार, मेरा, हमारा, जहाँ यह कहा जाए, हमारा, मेरा, अपना, जहाँ किसी चीज़ को अपने कंट्रोल के तहत माना जाता है वहाँ पजेशन होता है। तो आई और वी टू आर प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन। Their objective case is I becomes my, me, I becomes me, and we becomes us. Their possessive case becomes I से क्या बनेगा? My, mine. I से my और mine बनता है, और we से our, ours, वो यू आर आवर, और आगे उसी में से लगा देंगे आवर्स। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन में आई और वी हमारे दो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, और मी और अस ऑब्जेक्ट के रूप में, और आई के आने पर माई या माइन, और वी के आने पर आवर या आवर्स पजेसिव केस में लगाए जाते हैं। यानी आई के साथ मी और माई माइन होगा, वी के साथ अस आवर आवर्स होगा। इसके अलावा और हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, करते हैं तो गलत होगा। अब हम सेकंड पर्सन पर आते हैं। सेकंड पर्सन में बहुधा आपने पढ़ा होगा केवल यू। संस्कृत भाषा में यहाँ पर त्वम युवाम यूयम होता है। अंग्रेजी में भी हमारे पास उसी तरह अंग्रेजी है यू, आप, तुम। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास दो प्रोनाउन होते हैं, केवल यू ही अकेला नहीं होता। यू और दाऊ, THOU, यानी वी हैव टू प्रोनाउंस इन सेकंड पर्सन as a nominative, as a subject, you and thou. You becomes in objective case you, no change. You remains you from subject to object, no change. But thou becomes thee, THEE. And in possession, और possession के केस में यू आने पर योर, योर्स, और दाऊ आने पर दाई, THY, दाई, या दाइन, THINE, दाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सेकंड पर्सन में भी हमारे पास दो प्रोनाउंस होते हैं। यू के आने पर सब्जेक्ट भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट केस भी यू रहेगा, लेकिन पजेशन में योर और योर्स लिखना पड़ता है। दाऊ के आने पर ऑब्जेक्ट केस में एज ए ऑब्जेक्ट जब बनाना होगा तो हमको दाऊ के साथ दी का प्रयोग करना पड़ेगा, और पजेसिव केस में जाने पर दाई या दाइन का प्रयोग करते हैं। ध्यान करना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप जानते हैं जो संस्कृत भाषा का प्रथम पुरुष होता है, सहतौते, वह यहाँ पर सातेता। यहाँ पर हम पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी, नपुंसक लिंग इत्यादि के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जेंडर का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस हैं उसमें है ही है, शी है, इट है और दे है। ही पुल्लिंग है,
एक वचन, और शी जो है स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, एक वचन है। तो ही जब एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें हिम का प्रयोग करना होता है, यानी हिम चेंजेज इनटू हिम एज ऑब्जेक्ट। जब ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसकी जगह हमें हिम लिखना पड़ता है। और इन पजेशन और पजेसिव केस में आने के बाद ही के साथ हम हिज का प्रयोग ही करते हैं। कोई भी वाक्य जब हम चेंज करेंगे, एक नरेशन से दूसरे नरेशन में जाएंगे, तो वी शुड रिमेंबर इट। ही के आने पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो हिम होगा, और पजेसिव केस में इसके साथ हिज का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब सी आता है एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन, जब सी का प्रयोग थर्ड पर्सन में प्रोनाउन के रूप में हम सब्जेक्ट के रूप में एज ए नॉमिनेटिव करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय सी की जगह हम हर कर देते हैं। ही आने पर हिज हो जाता, हिम हो जाता है, लेकिन शी आने पर हर हो जाता है। और पजेशन केस में जाने के बाद भी इसमें हर ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। कहीं कहीं हर्ष भी प्रयोग किया जाता है, HERS हर्ष का भी प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा इट, अगर इट एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो ऑब्जेक्ट के रूप में नो चेंज, यानी इट जो होता है प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन का, उसका सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस एक ही रहता है, इट इट। लेकिन जब पजेसिव केस में चलते हैं, पजेशन बनाते हैं, तो इट के साथ इट्स का प्रयोग किया जाता है। इट्स, ITS, इट्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ अगर दे आया है हमारे पास थर्ड पर्सन में एज ए सब्जेक्ट आया है, तो दे का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास दे के लिए देम होता है, दे के लिए हम देम का प्रयोग करते हैं। लेकिन पजेसिव केस में डियर या डियर्स का प्रयोग किया जाता है। यह हमें ध्यान देने वाली बात है। अब इसके आगे हम जानते हैं, आप लोग बहुधा पढ़े होंगे, एक नियम होता है सन लॉ, SON सन लॉ, जिसे कहा जाता है SON बटे मीन्स ऑब्लिक 1 2 3 123 सन अपान 1 2 3। तो सन के यस के नीचे 1, ओ के नीचे 2 और यन के नीचे 3 होता है। सन लॉ के मुताबिक नीचे है, यस के नीचे 1 है, यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, अब प्रश्न उठा कि फर्स्ट पर्सन कौन, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का ही पर्सन हमेशा चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता, यानी वी ऑलवेज चेंज persons of reported speech, not persons are given with reporting verb। हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो पर्सन्स हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम जो भी परिवर्तन करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच भी करते हैं। इसलिए आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन सन ऑब्लिक 123, तो यस के नीचे 1, यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आई एंड वी, जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी होंगे, वे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक ही बदले जाएंगे। जिस पर्सन में रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में सब्जेक्ट जिस भी पर्सन में होगा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देन सेकंड पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट।
अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन में यू है, दाऊ है, तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के आधार पर ही होगा। हमें यह देखना होगा कि यह ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और कहते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस थर्ड पर्सन के रूप में है, ही, सी, इट, दे के रूप में है, तो उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो किसी के आधार पर बदलते नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताऊं, आई सेड, कामा, आई सेड आई एम नॉट ए थीफ, आई सेड आई एम नॉट ए थीफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आप पहले पता कर लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो कहते हैं आई सेड, पूछे हु सेड, किसने कहा, तो कहे आई, मैं। आई क्या होता है, आई बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन, आई और भी फर्स्ट पर्सन में होते हैं। तो आई सेड, आई फर्स्ट पर्सन हो गया। तो अब यहाँ पर किस रूप में है फर्स्ट पर्सन आई, एज ए सब्जेक्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कि उसका जो सब्जेक्ट है किस पर्सन में है, तो कहते हैं आई सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा में, आई एम नॉट ए थीफ, आई एम नॉट ए थीफ। वहाँ भी कौन चोर नहीं है, तो कहना आई, यानी रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में भी, रिपोर्टिंग क्लाज में भी, रिपोर्टर क्लाज में भी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है। अब आपको मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मीन्स आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, एंड सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहते आई, बोथ आर फर्स्ट पर्सन। सो हियर इज नो चेंज इन पर्सन। इट मीन्स आई सेड दैट। अब आपको ध्यान देना होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूजेज एंड चेंजेज ऑफ टेंसेस बताया था। आई एम नॉट ए थीफ, आपको देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है। मैं एक चोर नहीं हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा। आई सेड दैट आई वाज नॉट ए थीफ। सिंपल प्रेजेंट में इज, आई एम, आर की जगह वहाँ पर वाज और वेयर हो जाते हैं। हमें प्रोनाउंस के साथ साथ टेंस को भी चेंज करते समय ध्यान देना चाहिए। अब इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कैसे कोई ले सकते हैं, यू सेड आई एम नॉट ए थीफ। यू सेड आई एम नॉट ए थीफ। यहाँ पर यू सेड ये रिपोर्टर क्लाज है, और इन्वर्टेड कामा में आई एम नॉट ए थीफ ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सब्जेक्ट क्या है। तो यू सेड, तो पूछिए हु सेड, किसने कहा, कहीं यू बिलोंग्स टू सेकंड पर्सन। यू का संबंध किससे है, सेकंड पर्सन से है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई एम नॉट ए थीफ, कौन चोर नहीं है, कहते मैं वहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। अब हमने क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को बदलना होता है सब्जेक्ट के आधार पर। तो रिपोर्टेड स्पीच में सब पर्सन जो है फर्स्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू है। इसलिए
हमें आई को मस्ट बदलना होगा यू के रूप में सेकंड पर्सन में, तो हो जाएगा यू सेड दैट यू वेयर नॉट ए थीफ, यू वेयर नॉट ए थीफ, ये ध्यान देना होगा। अब ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट ए थीफ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, हु सेड कहें ही सेड, ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, और रिपोर्टेड स्पीच में आई एम नॉट ए थीफ आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सब्जेक्ट है ही बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के आई को बदलना होगा थर्ड पर्सन में ही के अनुसार, तो ही सेड दैट ही वाज नॉट ए थीफ, ही वाज नॉट ए थीफ। इस प्रकार हमें प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय हमेशा टेंस के परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए, टेंस के परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बता दें, चेंजिंग ऑफ इंट्रांजिटिव टू ट्रांजिटिव वर्ब, चेंजिंग ऑफ इंट्रांजिटिव टू ट्रांजिटिव वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि साहब ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दिए रहने पर हमेशा इंट्रांजिटिव ही होता है। इंट्रांजिटिव का मतलब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद। जब हम डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाता है इंट्रांजिटिव फॉर्म। लेकिन यदि कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका जैसा है वैसा ही प्रयोग करिए। जैसे रमन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर केवल दो वर्ड है, कर्ता सब्जेक्ट रमन और रिपोर्टिंग वर्ब सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो रमन सेड, इसमें वर्ब को हमें ट्रांजिटिव बनाने की आवश्यकता नहीं, टू का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, तो हो जाएगा रमन सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहीं पर ऑब्जेक्ट भी दिया हो और वर्ब के साथ टू का प्रयोग किया गया हो, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया हो, तो इट इज नेसेसरी टू चेंज इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू ट्रांजिटिव while we make any sentence from direct narration to indirect narration। इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जरूरी है कि हम ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव में बदलें। यहाँ पर हम सेट टू की जगह जब टोल्ड लगा देते हैं तो यहाँ टोल्ड जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रमन सेड टू ए मैन आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर हु सेड कहें रमन सब्जेक्ट हो गया, टू हुम सेड किससे कहा कहें ए मैन, ए मैन हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सेड के साथ प्रयोग किया गया प्रीपोजिशन टू। जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है तो वह इंट्रांजिटिव हो जाती है, और यह डायरेक्ट नरेशन में ही होता है।
इनडायरेक्ट बनाते समय हम इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग करना है। इसीलिए इसके फॉर्म को हम सेड टू की बजाय टोल्ड कर देते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उसके भाव के अनुसार प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर जगह टोल्ड करते हैं, कहीं आस्क्ड भी कह देते हैं जहाँ ज़रूरत हो। डॉक्टर की सलाह को एडवाइस कह देते हैं, पुलिस की पूछताछ को इंक्वायर्ड में कह देते हैं, ज़रूरत और भाव के अनुसार। तो रमन सेड टू ए मैन आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका हो जाएगा रमन टोल्ड ए मैन दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, कि वह एक पत्र लिख रहा। अब एक चीज और आवश्यक है, कहीं पर जो गूढ़ तत्व है ग्रामर का, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो और आपको सपोज करके लिखना हो, तो माइंडेड ग्रामर का यह नियम है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी ओर से मांगेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा थर्ड पर्सन का ही होना चाहिए। कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप बनाकर अपने मन से कर देते हैं और विद्वानों के पास आपकी कॉपी चली गई, तो मैं श्योर कहता हूं कि आपको कोई भी अंक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी ओर से ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो यह ग्रामर का नियम है कि हम कभी भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मांग सकते, नहीं यूज कर सकते अपनी ओर से। हमें जब भी यूज करना होगा तो थर्ड पर्सन का ही यूज करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ही शेड कामा, अब मतलब इन्वर्टर कामा, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ही शेड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ही शेड उसने कहा। इसका प्रयोग हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम शेड को बदल कर करना चाहें तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहां दिया नहीं गया, आप सीधे कह देते ही सेड दैट ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड, कोई गलत नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग भी होता है जहाँ पर हम टोल्ड लिखते हैं लेकिन माइंडेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, आपको टोल्ड का प्रयोग करना होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना होगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट बताएगा कि आपने यहाँ पर सपोज कर लिया, अपनी ओर से कर लिया, तो लिखेंगे ही टोल्ड हिम, ब्रैकेट में ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड, कि वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था। मुझे विश्वास है कि यदि आप इसका मनन करेंगे, अन्य उदाहरणों को भी ध्यान से देखेंगे और कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे जितनी जानकारी होगी मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते और स्काउटिंग संस्था का असिस्टेंट कमिश्नर होने के नाते मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने घर में रहें, स्टे एट होम, बी सेफ एंड मेक योर नेशन सेफ। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो यह देश स्वस्थ रहेगा। यदि आप आचरणवान बनोगे तो यह देश सच्चरित्र बनेगा, अच्छा बनेगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका पथ प्रशस्त हो, माँ भारती आपकी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।